नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। लखनऊ से जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। नमस्कार। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन। ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद इस्तीफा ना देने की जिद करके सुर्खियों में आने के बाद आज पहली पब्लिक उनकी कहना चाहिए मुंह दिखाई हुई है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रतिमा के सामने करीब 100-150 लोगों का एक जमावड़ा, और वहां पर एक अलग ही रंग में दिखाई दी। देख लेते हैं जरा। আজকে আমাদের রবীন্দ্র জয়ন্তীতে প্রথমে আমি অনুরোধ করছি আমাদের নেত্রী সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপারসন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবিগুরু মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে, তারপরে দু একটা কথা বলার জন্য। মাথা চরণ তলে একলা দলরে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না। প্রথমটা এই বিচারে প্রাণে ভোর হলেই উঠবে। ইন্ডিয়ানরা গায়ে ভয় হয়তো আসতে পারেনি, ওর বাড়ির সামনে অত্যাচার হচ্ছে। সুরে সুরে বাঁশি পুরে তুমি আরো 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 দাও তান, তুমি আরো আরো। तो ममता बनर्जी गायन करने लगी हैं और एकला चलो की वाणी उनके मंच से सुनाई पड़ रही है। बहुत जल्दी डिमोरलाइज हो गई हैं, बहुत जल्दी उनका मनोबल गिर गया है। 2-3 बयान उनके हवाले से सामने आए हैं। पहला आया कि बिना हमें बताए मेरे घर से भी और अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर से भी सुरक्षा हटा ली गई है, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। और तीसरा बयान उनका है कि भारतीय जनता पार्टी सबकी दुश्मन है, सब इकट्ठा हो जाओ। ये ममता बनर्जी ने गुहार लगाई है सभी दलों से। तो हारने के बाद उनकी निद्रा तंद्रा भंग हुई है और समझ में आया उनकी कि विपक्षी एकता जरूरी है। और कौन सा विपक्षी दल है, नेता है जो ममता बनर्जी को अब हारी हुई स्थिति में नेता मानेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सब टीएमसी के साथ आ जाओ। नहीं, नेता है वो। अभी क्या बात करते हैं? अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव गए थे और उनको शॉल उड़ा के आए हैं। क्या बात करते हैं? वो नेता बहुत बड़ी है। देखिए, आज जो बीजेपी ने सबसे बड़ा काम किया बहुत खामोशी से, पहला जो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लोग ये कहते नहीं आगाते थे कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी बाहरी पार्टी है, ये हिंदी पार्टी है, हम लोग बंगाली लोग हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह बंगाल को समझते नहीं है। तो आज बीजेपी ने उसका बहुत ही सॉफ्ट और संगठित तरीके से जो सांस्कृतिक जवाब दिया है। पहला काम उन्होंने किया कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की बर्थ एनिवर्सरी के दिन शपथ ग्रहण समारोह रखा, और जो शपथ ग्रहण समारोह का जो पंडाल बनाया गया था, जो मंच बनाया गया था, उसमें बहुत विशाल एक जो है पोर्ट्रेट रखी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, और उसके ऊपर सारे लोग मंच पे थे सबने पुष्प अर्पित किए। और उनको माना जाता है कि वो बंगाल के अल्टीमेट कल्चरल आइकॉन हैं, और इस पे कोई विवाद नहीं है। और दूसरा जो मंच यदि आपने देखा हो ध्यान से, उसको जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में बंगाल सदैव एक बहुत उन्नत संस्कृति रही है। मुगलों के, अंग्रेजों के वेंडलिज्म के बावजूद उसने अपनी संस्कृति की धारा को अक्षुण्ण रखा है। और दूसरा काम, जो शपथ ग्रहण समारोह के बाद जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंच पे झुक कर बाकायदे जो दंडवत प्रणाम किया वहां उपस्थित जनता को, उसने लोगों के दिल को छुआ। क्योंकि आपका स्वयं का अनुभव होगा कि नेताओं की जो विनम्रता है उसको जनता पसंद करती है, और
और जिस तरीके से ममता बनर्जी का जो तालिबानी राज वहां की जनता ने झेला है, जितना आतंक, अत्याचार, उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार लोगों ने झेला है, अब ऐसी स्थिति में 15 साल बाद लोग ये देख रहे हैं एक प्राइम मिनिस्टर नतमस्तक होके बंगाल की जनता का धन्यवाद का और एक उनका अभिवादन कर रहा है। एक तरह से जो उन्होंने मैंडेट दिया है उसको प्राइम मिनिस्टर स्वयं इतने विनम्र तरीके से एक्नॉलेज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये इट इज फोटो ऑफ द डे, और खाली भारत में नहीं, विश्व के बहुत बड़े हिस्से में ये फोटो जाएगी। और जितने फॉलो और ये जो वीडियो चल रहा है, मानिक सरकार जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे, 98 साल की आयु है इनकी, और फिर पीएम इनके पांच हुए। तो ये सब जो चीजें हुई हैं आज, तो ये वहां के लोगों के हृदय को छुआ है लोगों ने, और लोगों ने बहुत आतंक झेला है। 35 साल झेला, 34 साल उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को, और उसके बाद झेला 15 साल ममता बनर्जी को। तो 50 साल के आतंक के बाद जिस तरीके से आज उन्होंने जो एक ठंडी हवा का झोंका जो कलकत्ता के बंगाल के लोगों ने आज अनुभव किया, ये शायद 2 पीढ़ियों से उन्होंने अनुभव नहीं किया था। और 77 में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के पहले जो वहां पे नक्सलियों का आतंक था, कांग्रेस की सरकारें भी बहुत भ्रष्ट सरकारें रही हैं पश्चिम बंगाल में। तो ये सब जो घटनाक्रम हुआ है, ये वास्तव में भारत के इतिहास में ये बिल्कुल नया अध्याय लिखेगा। और जिस तरीके से और लोगों को ये बात याद होगी कि पश्चिम बंगाल में ही हिंदुत्व शब्द का जन्म हुआ था, पश्चिम बंगाल में ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था, पश्चिम बंगाल में ही आनंद मठ उपन्यास की रचना हुई थी, पश्चिम बंगाल में ही वंदे मातरम का नारा जन्मा था, पश्चिम बंगाल में ही स्वामी विवेकानंद हुए थे, और भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे स्वामी प्रसाद मुखर्जी, उनका जन्म भी बंगाल में हुआ था। तो और ये कहा जा रहा था पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद गंगोत्री का अब जाकर के मिलन हुआ है गंगा सागर, यानी गंगा शुरू होती है उत्तराखंड में गंगोत्री में, वो जाके समुद्र में मिलती है गंगा सागर में, जो कलकत्ता के निकट है। तो ये जो, और ये केवल एक चुनावी घटना नहीं है कि बीजेपी ने किसी एक राज्य में चुनाव जीत लिया, ये अपने आप में भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा में बहुत बड़ी घटना है। और इसके बहुत लंबे समय तक जो है लोग इसके सांस्कृतिक के प्रभाव को लोग महसूस कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की धरती में आज जिस तरीके से बीजेपी का उदय हुआ है, तो इसका संदेश पूरे देश के कोने कोने में जाएगा, तो ये जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से अभी हाल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ वो जो फील्ड मार्शल है सैयद मुनीर ने जिस तरीके से ये कहा था कि इंडिया को अगली चुनौती अब जो है उसके पूर्वी बॉर्डर से मिलेगी, ईस्टर्न फ्रंट से मिलेगी, तो ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नवंबर 8, 2016 को प्राइम मिनिस्टर ने जो नोटबंदी की घोषणा की थी, उससे पाकिस्तान को जो भयानक आघात पहुंचा था, उससे बुरा हाल वही हाल या उससे बुरा हाल बांग्लादेश की इकोनॉमी का होने जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर मालदा और मुर्शिदाबाद में बॉर्डर पे अफीम की खेती होती है, अरबों रुपए की अफीम स्मगल होती है, और अफीम के उत्पादन के और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करके हेरोइन बनाने के दुनिया में 2 केंद्र हैं, एक गोल्डन क्रिसेंट है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तालिबान ने अफगानिस्तान में अफीम की खेती बंद कर दी है, तो अब जो है ये सैयद मुनीर खेती करवा रहे हैं रावलपिंडी में। और जो दूसरा गोल्डन ट्रायंगल है, ये बता रहा हूं मैं आपको, बर्मा, थाईलैंड और कंबोडिया, तो इस ट्रायंगल को अफीम की सप्लाई का सबसे बड़ा केंद्र पश्चिम बंगाल था। तो टीएमसी के लोगों ने इसमें हजारों करोड़ रुपए कमाए पिछले 15 साल में। तो ये सारा चीजें जो बंद होने जा रही हैं, और जो बॉर्डर ट्रेड पे जो हजारों करोड़ रुपए की स्मगलिंग होती है, वो सारे अवैध धंधे होते हैं। तो ये सब जो इंडिया की इंटरनल जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, और जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से और प्लस एक्सटर्नल सिक्योरिटी से जो जुड़े हुए मसले हैं,
उस दृष्टि से बंगाल में ये सत्ता परिवर्तन बहुत ऐतिहासिक भूमिका निभाए। मैं ये कह रहा हूं कि जरा ये सीन देखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, ये अरे वो ये तो सीन अतुलसी। था जिसे मैं दर्शकों को दिखाना चाहता था, और दर्शकों ने नोट भी किया होगा कि योगी आदित्यनाथ ने क्या किया। हम्म। योगी आदित्यनाथ ने एक अपना गमछा, एक पटका अपने गले का, वो योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी के गले में डाला, और ये बहुत प्रतीकात्मक भी, संदेशात्मक भी उनके लिए मैसेज था कि जो मैंने 2017 के बाद से अब तक यहाँ किया है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की भी कमोबेश वैसी ही स्थिति थी जैसी अब बंगाल की है। अब बंगाल को उत्तर प्रदेश के नक्शे कदम पर आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन दोनों में एक अंतर है, योगी जी के पास इतना समय था कि 2017 में वो आकर के सारी स्थितियों की समीक्षा बना करके उनके पास योजना बनाकर काम करने का समय था कि ऑपरेशन भू माफिया चलाया, और ऑपरेशन क्या वो रोमियो स्क्वाड चलाया, उसका असर हुआ। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पास इतना समय नहीं है। ही हैज टू गेट गोइंग इमीडिएटली। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तुरंत जो पहली मीटिंग की, उसमें चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजी पुलिस और कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर, ये 4 लोग थे। और आज ही उन्होंने आदेश दे दिया है कि पश्चिम बंगाल का जो बांग्लादेश से बॉर्डर है उसको सील किया जाए। और आज ही जो है मुर्शिदाबाद में टीएमसी के लोगों के छापे पड़े हैं, बड़े पैमाने पर वहां पे हथियार, कारतूस बरामद हुए हैं। तो ये क्रैकडाउन का काम उनको तुरंत शुरू करना है। और पश्चिम बंगाल में और जो पॉलिटिकल साइंस का सिद्धांत है कि हिंसा पर राज्य का एकाधिकार है। ओनली स्टेट हैज द मोनोपोली ओवर द वायलेंस। और स्टेट जब वायलेंस का पे अपने एकाधिकार का प्रयोग करता है तो वो केवल लॉ एंड ऑर्डर को ही स्थापित करने के लिए ऐसा करता है, वो नागरिकों की हत्या नहीं करता है। ममता बनर्जी के राज में उन्होंने जो जो स्टेट का वायलेंस के करके राज्य की सुरक्षा को आने वाली शक्ति, जो भी हर खतरे को रोकने के लिए इस्तेमाल करता है, ममता बनर्जी ने स्टेट की ये पावर अपराधियों को सौंप दी थी। और जब अपराधियों ने 15 साल उस हिंसा करने का, राज्य को बेचने का, लूटने का, स्मगलिंग करने का उन्होंने निर्बाध जब उपयोग किया है, तो अभी शुभेंदु अधिकारी को बहुत लंबा समय, मतलब खासा समय लगेगा कि वो एक जो वहां पे अराजकता है, जो एनार्की है, उसको दुरुस्त करें। 50 साल से पुराना वहां पे हिंसा का कल्चर है, कानून तोड़ने का कल्चर है। और आज एक खबर आई है कि कलकत्ता के बाजार में हेलमेट गायब हो गए हैं। कलकत्ता पुलिस ने आज आदेश जारी कर दिया है कि साहब सबको हेलमेट पहनना पड़ेगा। अब तक मुसलमानों को हेलमेट पहनने से छूट मिली हुई थी, अब कहा गया सबको पहनना पड़ेगा। तो लोग टूट पड़े वहां के बाजार में हेलमेट खरीदने, तो कलकत्ता के बाजार में हेलमेट ही खत्म हो गए। तो और ये खबर चल रही है, आप देखिए सारे जो कि अखबारों के पोर्टल पे खबर चल रही है। तो शुभेंदु अधिकारी के पास तो 2 दिन का समय नहीं है। योगी जी के पास समय था कि हम संभाल लेंगे, और उन्होंने संभाला भी। और बंगाल की तो में जो माफिया का और पॉलिटिकल पार्टी का जो गठजोड़ है, जो चोली दामन का साथ है, वो बहुत गहरा है। इतना व्यापक नेटवर्क है मस्जिदों का, मदरसों का, दरगाहों का, मजारों का, इन सबका उपयोग जो है वहां पे हर किस्म के अवैध धंधे के लिए हो रहा है, इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हो रहा है। सैंड माइनिंग वहां बहुत बड़ी समस्या है, कैटल स्मगलिंग बहुत बड़ी समस्या है। अगले महीने बकरीद आने वाली है, और बंगाल में हो या पश्चिम बंगाल हो या ईस्ट बंगाल हो, जिसको बांग्लादेश कहा जाता है, वहां पे तो बकरीद में गाय काटे बगैर उनकी अल्लाह की इबादत पूरी नहीं होती है। अब बीजेपी आ गई है,
अब देखते हैं क्या होता है। और कल जुमा था, यानी शुक्रवार था। मैंने लोगों से वहां बात की, तमाम इलाकों में बंगाल में सड़क घेरकर नमाज कल नहीं पढ़ी गई। यानी शुभेंदु अधिकारी के शपथ देने के पहले ही सरकार का असर दिखना शुरू हो गया है। ये बड़ी घटना है। तो राज्य को अपनी शक्ति का या पश्चिम बंगाल की सरकार को अपनी शक्ति का एहसास, अनुभव प्रति क्षण करवाना होगा। वहां पे जो लोग गुंडागर्दी में और कानून को के डर से मुक्त जो है रहने के आदी हैं और जो काम चाहते हैं वो करते हैं। डायमंड हार्बर सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कलकत्ता का पोर्ट भी है। तो डायमंड हार्बर जो कि अभिषेक बनर्जी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और जहां पे अभी जो कौन है वो शेख जहांगीर है, क्या नाम उसका, जिसको वो जहां 21 मई को रिपोल होना है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो टीएमसी कैंडिडेट है। आवाज नहीं आई आपकी। फाल्टा में होगा 21 मई को, फाल्टा में, हाँ। जहांगीर खान की कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो डायमंड हार्बर लोकसभा सीट का असेंबली सेगमेंट है, और जहां से अभिषेक बनर्जी एमपी है इस समय। तो ये सब जो है, और शुभेंदु अधिकारी के पास एक क्षण भी जो है ये आराम करने का समय नहीं है। ही हैज टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन द जॉब, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बिना लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश किए वहां पे आप विकास की बात कर ही नहीं सकते। अभी हम मई में बात कर रहे हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, करीब करीब 6 महीने समझ लीजिए। और जनवरी फरवरी में तो दुंदुभी बज जाएगी जहां आप बैठे हैं और हम बैठे हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में भी तैयारी शुरू हो चुकी है। अगला टारगेट जो है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा तो है ही, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। इस बार पंजाब भी टारगेट पर होगा, पंजाब भी एक लक्ष्य है। देखिए, यूपी में तो कल 3 बजे का संभावित है कैबिनेट एक्सपेंशन का, कल होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 6 या 7 लोग उसमें आ सकते हैं। और उसमें एक तो जो समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक हैं, पूजा पाल हैं प्रयागराज से, और मनोज पांडे हैं रायबरेली से, वो आ सकते हैं। और एक अशोक कटारिया है वहां का, ये हैं वहां के बिजनौर के गुजर हैं। और एक वो आ सकते हैं आपके जो पूर्व अध्यक्ष हैं भूपेन्द्र चौधरी, जिनके नाम आ रहे हैं उनमें मनोज पांडे, पूजा पाल, इसके अलावा रामचंद्र प्रधान, विश्वकर्मा समाज से वाराणसी के एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी, श्रीकांत शर्मा, इसके अलावा गोविंद नारायण शुक्ला, इनके नाम आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कृष्णा पासवान का जो संविधान का जो प्रोविजन है कि किसी भी विधानसभा की जो कुल स्ट्रेंथ है उसका 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। तो अभी यूपी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, जिसमें कि मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, तो केवल 6 वैकेंसी हैं, ज्यादा वैकेंसी है ही नहीं। तो 6 से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। हो सकता है एक आध को ड्रॉप किया जाए, तो उसमें अगर कोई ड्रॉप हुआ तो एक ज्यादा बन जाएगा। तो बहुत से बहुत मंत्री जो बनेंगे वो 7 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ड्रॉप होने वाले में कोई है नहीं। और वैसे भी अब जो है मैं कहूंगा चुनाव में अब केवल 6 महीने का समय बचा है, 7 महीने का। आप ये समझ लीजिए कि अगले वर्ष जनवरी में चुनाव में ये प्रदेश पूरा चुनाव के मोड में होगा। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि बीजेपी का जो अपना विकास का जो एजेंडा है, जो उसका अपने क्रेडेंशियल्स हैं, जो उसकी अपनी परफॉर्मेंस का जो रिपोर्ट कार्ड है, वो इतना जबरदस्त है कि अब बीजेपी को जातीय सिंबल्स की जरूरत है नहीं। लेकिन इससे लाभ ये होता है, पार्टी के अंदर जो सत्ता समीकरण होता है क्षेत्र के भिन्न भिन्न रीजन में, यहाँ पे ईस्ट यूपी है, वेस्ट यूपी है, बुंदेलखंड है, सेंट्रल यूपी है, ये 4 डिस्टिंक्ट रीजन हैं।
अब सहारनपुर से बलिया की दूरी 600 किलोमीटर है। तो ये जो है तो अब दोनों इलाकों में रीजनल इम्बैलेंस को दूर करना और प्लस किसी वर्ग को ये ना लगे कि उसको जो है कुछ स्थान कम मिला, तो ये पार्टी के अंदर जो अपना इंटरनल पावर इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाता है। बाकी अब योगी आदित्यनाथ को ये जाति के टोले टुटके की आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यकता हो सकती है समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि जाति की राजनीति के आधार पर सत्ता में आने का जो सपना था समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का, अब उसको बीजेपी ने सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। जिस तरीके से जाति के आधार पर जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यूपी बिहार में की गई है और लालू यादव ने बिहार में और समाजवादी और पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में एक जमाने में खूब जो है चांदी टूटी है, तो समय अब जा सकता है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया है कि हम किसी जाति के हों, कोई हमारा मजहब हो, बिजली, पानी, रोटी, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको चाहिए। तो और आज आप किसी भी क्षेत्र में ये नहीं कह सकते कि यूपी में काम नहीं हुआ है। हाँ, ये आप अवश्य कह सकते हैं कि ये भी काम और होना बाकी है। अभी ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने रोजगार से संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हम या तो हम अंडर एम्प्लॉयड हैं या हमें रोजगार ही नहीं मिला। बहुत सारी चीजें भी हैं और यूपी ऐसे 25 करोड़ के प्रदेश में अगर आबादी के लिहाज से इसका आकलन किया जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा 5वां 6वां देश बन जाएगा। तो इतने बड़े प्रदेश में जो काम पिछले 9 साल में, मैं तो केवल 3 सेक्टर गिनता हूँ, एक तो बिजली, लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सबसे पहले गन्ना के साथ 3.5 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट किया है पिछले 9 साल में योगी सरकार ने। तो ये सब जो हो रहा है, चुनौतियां हमेशा रहेंगी, शिकायतें हमेशा रहेंगी, लोगों की नाराजगी हमेशा रहेंगी। सरकार का काम है उसमें समन्वय स्थापित करना। तो लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट में जो सबसे बड़ा जो मजबूत पहलू है सरकार के पक्ष में वो है लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा है पावर सप्लाई। और डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम यूपी में पिछले 9 साल में हुआ है, इतना काम 1947 से 2017 के 60 साल के पीरियड में नहीं हुआ था। 70 साल के पीरियड में जितना काम हो गया है, खास करके हाईवे में। ये बात तो सही है कि विकास को लोग अब तरजीह देने लगे हैं, शांति को, निवेश को, रोजगार को तरजीह देने लगे हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तो इनका जातीय कार्ड चल गया था। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान कर गए थे ये लोग। देखिए, ऐसा है, बीजेपी की हमेशा से चुनौती रही है फैक्ट एंड नैरेटिव, तथ्य और कहानियां, यानी गपबाजी, बकवास। तो आज भी ये देश मानता है और आज भी कांग्रेस ये कहती है कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। आज भी बीजेपी पे और संघ पे कांग्रेस वाले ये आरोप लगाते हैं कि संघ ने आजादी के मूवमेंट में अंग्रेजों की मुखबिरी की थी, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि 1942 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने घोषित तौर पर अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये केवल लड़ाई नैरेटिव की है, ये केवल ये लड़ाई तथ्य और कहानी की लड़ाई है। अपोजिशन ने ये फर्जी कहानी गढ़ी कि अगर बीजेपी 24 में सत्ता में आ जाती है तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा। और जो फैजाबाद अयोध्या सीट से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे लल्लू सिंह, उन्होंने कहा कि हमको संविधान बदलना है। खुद बीजेपी ने, प्राइम मिनिस्टर ने नारा दिया अब की बार 400 पार, लेकिन ये नहीं बताया कि 400 पार आपको किस लिए चाहिए। तो जब आपने ये नहीं बताया किस लिए चाहिए तो अपोजिशन को आपने एक स्पेस प्रोवाइड कर दी, अपोजिशन को आपने एक सुराग दे दिया, उन्होंने उसका भरपूर इस्तेमाल कर लिया। तो अब इस फर्जी नैरेटिव से बीजेपी लड़ना सीख गई है और उन्होंने इस फर्जी नैरेटिव का जंग के मुकाबला किया हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में, और अभी अप्रैल में 26 में आसाम में, बंगाल में चुनाव उन्होंने मुकाबला किया ना। और अब केवल तमिलनाडु अकेला प्रदेश है जहां अभी भी भारतीय जनता पार्टी को सामुदायिक पार्टी कहा जा रहा है। जरा मुझे बताइए, पिछले 2014 से अब तक कब कहा गया लोकसभा में कि
बीजेपी कम्युनल पार्टी है, ये फेक नैरेटिव है ना। तो फेक नैरेटिव से लड़ना बीजेपी की स्थायी चुनौती है। और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में ये साबित हो गया कि रफाल फाइटर जेट भारत की सुरक्षा के लिए कितने आवश्यक हैं। और जब यही रफाल जेट भारत में 2018 में आए थे, तब राहुल गांधी क्या कह रहे थे? चौकीदार चोर है, यही कह रहे थे ना। और उन्होंने बकायदा अपना ट्विटर हैंडल में अपना डीपी चेंज कर लिया था। तो फेक नैरेटिव सबसे बड़ी चुनौती है, और अब मीडिया आ गया है। और दूसरे, और फेक नैरेटिव से लड़ना चुनौती क्यों हो जाती है? टीवी चैनल ने तथ्य और नैरेटिव के बीच का अंतर समाप्त कर दिया है। बल्कि जो नैरेटिव ही तथ्य हो गया है, जो वहां दिन भर बहस चलती, क्या होता है अब आप देखते हैं कोई भी चैनल, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये किस मुद्दे पे क्या बात हो रही है। केवल जो है जो कहते हैं कॉक फाइट, यानी मुर्गबाजी होती है, मुर्गों की लड़ाई होती है। तो ये जो फेक नैरेटिव था, ये 2024 में चल गया। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 10 राज्यों में चुनाव हुआ है विधानसभा में सर, 2 सालों में। और 10 में 7 विधानसभा चुनाव बीजेपी जीती है। 7 कौन से? हरियाणा और दिल्ली और महाराष्ट्र और बिहार, बंगाल, आसाम, और ये कौन सा? पुडुचेरी है, पुडुचेरी है। पुडुचेरी। 7 विधानसभा चुनाव जीती है। और 2 अन्य राज्य हैं, केरल और तमिलनाडु, वहां बीजेपी दोनों राज्यों में थर्ड पोल बन के उभरी है इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, नॉट इन टर्म्स ऑफ सीट्स। बीजेपी का वोट शेयर जो है 12% से ऊपर है। आज नहीं तो 31 में, नहीं तो 36 में बीजेपी को तमिलनाडु और केरल में सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। कभी किसी ने कल्पना की थी कि बीजेपी को इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा बंगाल में? कभी कल्पना की थी? 2016 में बीजेपी की 30 सीटें थी, 2021 में बढ़कर 77 हो गई, आज 208 हो गई, 207 हो गई। तो ये एक लंबी लड़ाई है, और ये केवल एक चुनाव की हार जीत से ये तय नहीं होगा। तो ये केवल नैरेटिव वॉर है। और यूपी में भी तरह तरह के जो है सत्ता के संघर्ष के लिए बहुत ही जो कहानियां मसालेदार चलाई जा रही हैं, वो सब आप देखिए। 2 साल से क्या हो रहा है, योगी मोदी और योगी अमित शाह, ये सब स्पाइसी स्टोरी चल रही है, ये चलती रहेंगी। और ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, चुनावी राजनीति का ये अभिन्न अंग है, ये ऐसे ही रहेंगी, ये खत्म नहीं होंगी। लेकिन आपको इसी के बीच में रास्ता बनाना है, जैसे बीजेपी ने रास्ता बनाया बंगाल में। इतिहास हिल गया। और पहली बार हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है बधाई दे रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को बंगाल का चुनाव जीतने की, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं पता होगा कि वो केवल नक्शे में 2 चीज जानता होगा अमेरिका के, एक वॉशिंगटन और एक दूसरा उसका होम स्टेट। तो ये राजनीति है सर, ये ऐसी ही चलेगी। झूठ और सच के बीच में आपको अपनी डोर संभालनी है। आप देखिएगा। और राहुल गांधी चुप नहीं बैठेंगे, ये कोई ना कोई नई खुराफात करेंगे। इनके पास कोई नया आइडिया डीप स्टेट से, अमेरिका से आएगा, उनका ताऊ बैठा हुआ है जॉर्ज सोरोस, कुछ ना कुछ होगा। और जो सबसे बड़ा जो परिणाम बीजेपी के पक्ष में गया है इस चुनाव में, कि इंडिया गठबंधन औपचारिक रूप से ध्वस्त हो गया। अब कुछ बचा नहीं है, टीएमसी भी नहीं बची है और डीएमके भी नहीं बची है, और ये अलायंस टूट गया। जी धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी, जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। उत्तर प्रदेश पर अब फोकस होगा, शुरू हो चुका है। कल मंत्रिमंडल विस्तार है। अलग अलग क्षेत्रों के कुछ चेहरों को शामिल करने से आप समझिए कि फरवरी में जो इलेक्शन होने वाला है उसकी तैयारियां शुरू हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।